हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव अकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको एक सीरीज जो स्टार्ट की हुई है, तो उस सीरीज में हम लोग बात करते हैं आपका क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक तो उठाना नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम लोग पढ़ते हैं, पहले सेट थ्योरी पढ़ते हैं, फिर सेट थ्योरी के बाद हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, फिर रिलेशन के बाद हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको बस एक ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको कम से कम एक ये चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो फॉर्मूले जो रहे हैं कैसे वो सोचे गए हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक आप लोग अगर पढ़ते हुए आए होंगे 10th क्लास में, तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके पास क्या होता है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो वो आपके पास क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने साइड के बारे में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए अगर ये थीटा अगर है तो थीटा का जो सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। तो ये क्या आपके पास, आप लोगों ने ये चीज ये पढ़ ली होंगी। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अगर बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आपके पास क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर आपके पास क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों ने क्लास आपके पास जो रही, आपके पास क्लास 10th, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ये कहलाते हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो हो गया, तो देखिए हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो गया, आपके पास हो गया कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। ये क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, लंब। अगर ये थीटा अगर है तब जाके ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है 90 डिग्री के सामने, और ये क्या होता है, आधार होता है। देखिए, आपके पास जो लंब होता है, मतलब कि जो लंब हो गया उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। कर्ण हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। बेस हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो देखिए, आपके पास जो ये रिलेशन है, कहीं ना कहीं ये चीजें आप जानते होंगे। ये 10th क्लास में सब चीजें आपको क्या की हैं, बताई गई हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसका और इसका आपस में अगर गुणा कर लेते हैं, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच इंटू एच अपान पी बराबर 1। यानी कि इनके बीच में एक रिलेशन आ गया ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है, 1। तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को हम क्या करते हैं, ये 10th क्लास में हम लोग ये जानते हैं। अब देखिए, एक चीज है आपके पास, बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला रहता है, और वो फॉर्मूला होता है आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीन जो फॉर्मूले होते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में भी बात करते हैं, और इनका डेरिवेशन के बारे में भी हम लोग क्या किए हैं, जानकारी रखे हुए हैं। ये सब 10th क्लास के हैं अभी आपके। अब देखिए, अब आपके पास बात अगर होती है आपके पास कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। फिर जाके आपके पास क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो कहीं ना कहीं हम ये फॉर्मूले जो होते हैं ये सब 10th क्लास के हैं, और ये 10th क्लास के एक बार हमने क्या किया, रिकॉल कर लिया। अब देखिए, अब बात करते हैं आपका 11th क्लास के बारे में। तो 11th क्लास के जो बारे में अगर बात करेंगे, तो हम देखिए उसमें हम लोग थोड़ा सा
ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं, जो अच्छे से जो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले जो रहे हैं, हम उनके बारे में एकदम पूरा डिटेल में एकदम पूरा बात करेंगे। और वो फॉर्मूले कहाँ से आए हुए हैं, हम इन सब चीजों के बारे में क्या करते हैं, चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम लोग बात करते हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या है। ठीक है, और एंगल में जो हमको जो फॉर्मूले में जो प्रूफ करने होंगे, हम उन्हीं सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बस बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उसी पे बस बात करेंगे। अब देखिए, जो एंगल हो गया ना, तो एंगल को हम लोग वही फॉर्मूलों का यूज करेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जिसका हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक पे, जिसका हमें यूज है। देखिए, आपके पास पहले तो हम लोग पहले बात करेंगे कि पहले कोऑर्डिनेट क्या होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेट, क्या होता है, बात करते इसे बोलते हैं, ये कार्तीय गुणन है, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और जैसे कि ये होता है आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू जो होगा, अगर मान लीजिए अगर x का लेते हैं और y का लेते हैं, दोनों क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर आप इसमें अगर x का लेते हैं तो x निगेटिव हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें x भी निगेटिव होगा और आपके पास क्या होगा, y भी निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, ये कहलाता है आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये होता है आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास एक्सिस कहलाता है। ये कौन सा एक्सिस है भैया, एक्स एक्सिस है। और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो हो गया, एक्स एक्सिस पे भी कुछ पॉइंट, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा, और ये क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा एंगल के बारे में। अगर मान लीजिए अगर एंगल अगर बन रहा है तो एंगल क्या होता है, तो आइए एंगल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एंगल क्या है। देखिए, एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग सबसे अच्छा तरीका अगर मानते हैं जो हमको यूज करना है, वो होता है रेडियन होता है। देखिए, अगर कोई भी अगर आपके पास अगर एंगल है, एंगल को मेजर करने के लिए दो डायरेक्शन होते हैं। एक आपके पास क्या है, अगर मान लीजिए थीटा है तो थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और एंगल को मेजर करने दो डायरेक्शन है, एक हो गया क्लॉकवाइज और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है आपके पास, तो मेजरमेंट में बस इतना बस जानिए कि अगर मान लीजिए अगर ये घड़ी है, घड़ी के अगर मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट के एक्सिस में, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए अगर एंगल का जो डायरेक्शन है वो अगर इस साइड में है, तो यानी कि क्या होगा, ये डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल जो होता है आपके पास, एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो होता है आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज में। अगर मान लीजिए अगर एंगल अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चला है, अगर मान लीजिए अगर एंगल अगर आपके पास निगेटिव चले, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में अगर चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे कि अगर यहाँ पे अगर एंगल अगर आपके पास पॉजिटिव बना, तो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव एंगल बनता है। देखिए समझिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर ये एंगल अगर है, तो ये यहाँ से उठा इधर साइड में चला है, तो यानी कि ये एंगल अगर इधर गया, तो यानी कि आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव थीटा बना। अगर मान लीजिए अगर ये एंगल अगर इधर से चला इधर अगर आ गया, तो आपके पास क्या हो गया, निगेटिव थीटा बना। ठीक है, तो ये आपके पास ये एंगल का हम लोगों ने मेजरमेंट कर लिया यहाँ पे। अब देखिए, एंगल का जो अगर आपने अगर देख लिया, अगर हमने बस डायरेक्शन के बस बारे में बस बात की थी कि ये डायरेक्शन अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज चले तो निगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अगर आपके पास अगर बात करते हैं एंगल, अगर मान लीजिए अगर ये थीटा अगर है, थीटा अगर आपके पास क्या है, अंश में है, यानी कि डिग्री में है, यानी कि अगर मान लीजिए थीटा को अगर हमें रेडियन में बदलना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, पाई अपान 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
बस आपको बस अगर इतना अगर आ गया तो यानी कि अगर हमको बस इतना ही बस बात करना, देखिए एंगल को मेजर करने के लिए 3 मेथड हैं, एक इंग्लिश मीडियम में, एक फ्रांसीसी मेथड है, और उसके बाद क्या है, रेडियन, एक सर्कुलर मेथड हो गया। तो हम इन सभी चीजों के बारे में एक अलग से वीडियोस पे बात करेंगे, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड उसमें हम आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, और प्लस जो डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले होते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। तो बस ये देखिए, ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंगल मतलब कि रेडियन में बदलने वाला, और फिर जाके आपके पास क्या था, एंगल जो था आपके पास क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में बात करना था। और कौन से आपके पास कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर लिया, और उसके बाद से एंगल किस डायरेक्शन में चलने पर पॉजिटिव होता है, किस डायरेक्शन में चलने पर निगेटिव होता है, हमने इन सभी चीजों के बारे में क्या कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया है। अब देखिए, अब आपके पास बात फंसता है आपके पास कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी होंगी कि मान लीजिए साइन 90, ये क्लास 10th की टॉपिक है आपके पास, कि साइन 90, साइन 45, साइन 0। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी आपके पास, कि देखिए जैसे कि आपके पास क्या हो गया, कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन, कहीं क्या 10th क्लास में, कि साइन जो 0 होता है, 0 डिग्री होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉस जो 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होता है। कॉस 90 की जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये क्यों 0 होता है, क्यों 1 होता है, हम इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, इन सबको चीजों को बात करने के लिए देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोग जो टॉप, जैसे कि जो आप लोगों ने जो लिया हुआ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो भी है हमारा, वो क्या है, वो एक सर्कुलर फंक्शन को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, सर्कुलर फंक्शन को, यानी कि वृत्तीय जो वृत्तीय फलन जो होता है उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हम वृत्तीय फलन के बारे में बात करें, हिंदी में बात करते हैं, और इस तरह अगर इंग्लिश में बात करें तो सर्कुलर फंक्शन जो होते हैं, सर्कुलर फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग पहले सर्किल के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सर्किल क्या होता है, इंग्लिश बोले तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया। ठीक है, देखिए सर्किल के बारे में बात करते हैं कि सर्किल क्या होता है। तो देखिए सर्किल आपको बना देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया आपके पास सर्किल। ठीक है, देखिए जो सर्किल होता है, सर्किल के पास दो चीजें बड़ा फिक्स होती हैं। सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं क्या है, ये सेंटर है, क्या है, सेंटर है, और ये जो हो गया आपके पास क्या है, ये आपके पास रेडियस है, ये क्या है, क्या रेडियस है। और ये जो रेडियस है वो आपके पास क्या है, ये फिक्स होता है, रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखिए हम यहाँ पे जो भी अगर हम सर्किल लिए हुए हैं, इस सर्किल में अगर हम बात करेंगे आपके पास, तो सर्किल क्या होगा, एक यूनिट सर्किल होगा, क्या होगा, यूनिट सर्किल। एक ऐसा सर्किल जिसका क्या हो, रेडियस जो हो एक क्या हो, 1 यूनिट हो, तो वह जो सर्किल होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास यूनिट सर्किल कहलाता है। यानी कि इसका जो रेडियस है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। यानी कि ये जो रेडियस हो गया आपके पास फिक्स रहेगा, तो ये क्या रहेगा, यानी कि सर्किल का आपके पास काम होगा। सर्किल का डिफिनेशन ये कहता है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो वो जो सर्किल जो वो जो आपके पास जो पाथ बनेगा वो क्या कहलाता है, दैट पाथ इज कॉल्ड सर्किल। देखिए यहाँ पे क्या है, फिक्स है, और एक मूविंग पॉइंट मान लेते हैं पी है, तो इस तरह ये घूम रहा है सर्किल पे, यानी कि क्या हो गया आपके पास, एक सर्किल बन गया आपके पास। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर P है, और मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या है, A है और क्या है, B है। P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, A है और B है। देखिए अगर आप कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे, तो कोऑर्डिनेट में अगर आप यहाँ से क्या करिए, हमने एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया, तो परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रा कर लिया और मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या चला, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एंगल चला है, कितना चला है, x एंगल चला है, और इसका जो सेंटर रहा वो क्या है, 0 है और 0। ये देखिए P है, P का कोऑर्डिनेट क्या है, A है, B है, और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास क्या है, M है, और ये मान लेते हैं क्या है, O है, और यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री बन रहा है।
अगर ये मान लीजिए अगर ये x अगर है और ये क्या है यूनिट सर्किल है, तो यूनिट सर्किल का तो हमने डिफिनेशन बताया कि यूनिट सर्किल इज दैट सर्किल विच रेडियस इज 1 यूनिट, यानी कि वह रेडियस आपके पास, यानी कि वह आपके पास सर्किल जिसका क्या हो रेडियस आपके पास क्या हो कि 1 हो, यानी कि वो क्या कहलाता है आपके पास यूनिट सर्किल कहलाता है। यानी कि आपके पास रेडियस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपके पास O हो गया, M हो गया और P हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास जब रेडियस फिक्स है तो एक काम करिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। देखिए ये आपके पास क्या हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लेते हैं आपके पास क्या है साइन रेशियो, क्या लेते हैं साइन रेशियो। तो जो साइन रेशियो अगर आप लेते हैं तो क्या कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपके पास पीएम है तो हमने लिख लिया पीएम, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी है तो हमने लिख लिया ओपी। तो पीएम इज इक्वल टू क्या है आपके पास, देखिए अगर आपके पास अगर ये डिस्टेंस अगर आप चलते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चला गया क्या है ए है, और ये जो डिस्टेंस होता है जो वाई एक्सिस पे चला गया वो क्या है बी है। तभी जाके इसका जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या आता है ए बी होता है। तो देखिए पीएम जो हो गया पीएम इक्वल टू क्या है बी है, और ओपी है ओपी आपके पास क्या है रेडियस, रेडियस इक्वल टू क्या है 1 है, यानी कि बी इक्वल टू आपके पास क्या हो गया साइन एक्स, बी इक्वल टू क्या है साइन एक्स। अब देखिए अब आपके पास बात करते हैं कॉस एक्स के बारे में। तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, तो मान लीजिए कॉस एक्स इस ट्रायंगल में तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस इज इक्वल टू क्या है ओएम है, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास ओपी है, और बेस इज इक्वल टू क्या है आपके पास ए है और ये क्या है 1 है, यानी कि ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया कॉस एक्स हो गया। ठीक है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट अगर आपके पास अगर बन रहा है, यानी कि इसके अगर ए और बी के अगर इक्विवेलेंट अगर लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है cos x हो सकता है और क्या हो सकता है sin x हो सकता है। यानी कि ए और बी का जो वैल्यू है अगर हम एंगल के रूप में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा cos x होगा, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है आपके पास x cos x चला है, और y पे कितना चला है sin x चला है। कब, जब आपके पास जो सर्किल है वो यूनिट सर्किल है तब। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए अगर ये P है, अगर P अगर घूमते हुए अगर मान लीजिए सपोज करें कि अगर यहाँ पे चला है, मान लेते हैं पॉइंट क्या है A है, देखिए A पे तो आपके पास जो डिस्टेंस जो चलेगा वो x एक्सिस पे तो 1 ही चलेगा और y पे कितना चलेगा 0 चलेगा। अगर मान लीजिए अगर ये B पे अगर चला आया तो B पे कितना होगा 0 होगा और क्या होगा 1 होगा। अगर मान लीजिए C पे है तो C पे आपके पास क्या होगा -1 होगा और क्या होगा 0 होगा। अगर मान लेते हैं D है तो D पे कितना होगा 0 होगा और क्या होगा -1 होगा। ठीक है, देखिए ये आपके पास क्या रहा है ये पॉइंट रहा है। अब देखिए यहीं से अब हम लोग एंगल को हम लोग क्या करते हैं मेजर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एंगल का जो एंगल है अगर मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस पे ही है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये एंगल है और ये इसका इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों क्या है एक ही पे है, तो यानी कि ये जो एंगल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा एक्स एक्सिस पे मतलब कि जो एंगल जो बनेगा वो क्या कहलाएगा आपके पास 0 डिग्री का एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा 0 डिग्री का। यानी कि इस टर्म में अगर बात करें O का A पे तो यानी कि एंगल कितना बन रहा है आपके पास, एंगल आपके पास कितना बन गया, एंगल एट पॉइंट O कितना बन गया 0 डिग्री, कितना बन गया 0 डिग्री। यानी कि O पे अगर बात करते हैं आपके पास यहाँ पे क्या होगा साइन 0, साइन 0 की जो वैल्यू है आपके पास क्या थी B था, और B का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास कितना है आपके पास 0 है, तो यानी कि क्या हो गया 0, यानी कि साइन जो 0 है साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0 है। यानी कि जो y अक्ष पे जो चला गया जो दूरी है वो आपके पास कितना चल रहा है 0 चल रहा है। इसी प्रकार से अगर cos 0 की अगर बात करते हैं cos 0, तो cos 0 आपके पास क्या चल रहा है आपके पास 1, यानी कि इससे अगर कंपेयर करें यहाँ पे तो यानी कि एंगल अगर बन गया आपके पास तो यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कि cos 0 की जो वैल्यू हो गई वो 1 है और उसके sin 0 की जो वैल्यू हो गई क्या है 0 है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर P है,
P अगर घूमते हुए कहीं B पे चला गया, ठीक है, पहले एक बार काम कर लीजिए, पहले हम लोग पहले इसको पहले समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए अगर ये यहाँ पे चला है, ये यहाँ पे चला गया, एक बार और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। अगर मान लीजिए अगर P पे अगर है आपके पास, तो वो x एक्सिस का, x अक्ष का अगर मान लीजिए अगर x डिग्री अगर एंगल बनता है, अगर मान लीजिए अगर ये P पॉइंट अगर आपके पास अगर A पे आता है, तो वहां पे कितना अंश का कोण बनता है, वो 0 अंश का कोण बनता है। यानी कि उसका जो निर्देशांक होगा A का, इसके निर्देशांक के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि इक्विवेलेंट होगा। यानी कि इक्विवेलेंट जब होगा तो यानी कि cos x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। sin x की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। बट x का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे x डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसी प्रकार से अगर a पे अगर बात करेंगे तो a पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि sin 0 का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इसी तरह से cos 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये P पॉइंट अगर कहीं घूमते हुए मान लीजिए अगर कितने पे चला गया, B पे चला गया, कहीं घूमते हुए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लिया, B पे चला गया। तो जब B पे जब चला जाएगा तो यानी कि आपके पास B पे तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री है, और 90 को अगर आपको पाई में कन्वर्ट करते हैं, पाई अपन 180 कर लेते हैं, 90 से कितना 2, तो यानी कि कितना हो गया, पाई बाई 2। कितना हो गया आपके पास, पाई बाई 2। अगर यहाँ पे अगर x डिग्री बना है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, cos x है, और क्या है, sin x है। इसी प्रकार से अगर B पे अगर जाएगा तो इसके पास इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा, cos पाई बाई 2, और क्या बनेगा, sin पाई बाई 2। और दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपके पास, 0 है, और क्या है, 1 है। यानी कि cos अगर कंपेयर कर लिए तो यानी कि cos पाई बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के, और sin पाई बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के। यानी कि दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर दिस। और ये हो गया आपके पास किसका वैल्यू हो गया, sin पाई बाई 2 का वैल्यू हो गया, और किसका हो गया, cos पाई बाई 2 का वैल्यू हो गया। cos पाई बाई 2 का वैल्यू आप लोग याद किए होंगे क्या होता है, 0 होता है, और sin पाई बाई 2 का वैल्यू आप लोग याद किए होंगे क्या होता है, 1 होता है। और यहां से हमने ये चीजों को प्रूव किया कि sin पाई बाई 2 की वैल्यू 0 क्यों होती है, और sin cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 क्यों होती है। और आप एक यूनिट सर्किल लेते हैं तभी जाके आपके पास क्या होती है, ये चीजें आपके पास इजिली आपके पास प्रूव होती है। अगर मान लीजिए अगर ये P पॉइंट से अगर चलते हुए कहीं सपोज कर लीजिए अगर ये C पे चला है, सपोज करते हैं कहीं पे क्या हो गया, C पे चला है, तो C पे जब चला आएगा तब क्या होगा, तो बड़ी समस्या होगी। ठीक है, देखिए आपका अगर मान लीजिए जो P वाला जो पॉइंट है, P पॉइंट आपका अगर मान लीजिए अगर C पे अगर चलाता है तो हम C पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। देखिए P पॉइंट अगर मान लीजिए अगर C पे चला है तो इसका अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या होता है, देखिए एंगल के बारे में पहले बात कर रहे थे। देखिए एंगल जो ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना होगा तो 180 डिग्री गुरे पाई अपान 180, यानी कि जो 180 होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पाई के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास अगर इस पे चला जाता है यानी कि जो एंगल कितना बना है यहाँ पे आने में, एंगल आपके पास कितना बन गया, cos पाई, क्या बन गया, cos पाई, और ये क्या हो गया, sin पाई। और इसका अगर हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे तो आपके पास क्या हो गया, -1 हो गया, और क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए cos पाई जो इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1, और sin पाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। तो यानी कि आपके पास cos पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गया, -1, और sin पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गया, 0। ठीक है, ये चीजें यहां तक हमें ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर ये एंगल है और ये P है, अब P घूमते हुए कहीं मान लीजिए कहीं यहाँ पे चला है, D पे चला है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, देखिए आ ही सकता है। यहाँ पे D पे अगर चला है तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि D पे क्या होगा, तो देखिए D पे क्या होगा कि आपके पास जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, cos 270 बनेगा, यानी कि 270 यानी कि 270 डिग्री बनेगा। यानी कि 270 डिग्री का अगर एंगल को अगर मेजर करें तो एंगल का आपके पास कैसे बनेगा, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, यानी कि ये जो पूरा जो एंगल बन गया वो कितना होगा, 270 डिग्री। और 270 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे पाई में तो 270 इंटू पाई अपान 180 डिग्री, तो यानी कि कितना होगा, 3 पाई बाई 2, यानी कि cos 3 पाई बाई 2, और क्या हो गया, साइन
3π/2 और ये जो वैल्यू होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा आपके पास, इक्विवेलेंट 0 और -1 के, यानी कि cos 3π/2 इक्वल टू क्या होगा 0 और उसके बाद साइन 3π/2 इक्वल टू क्या होगा -1, यानी कि ये जो वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगा आपके पास, इसका वैल्यू जो होगा यानी कि cos 270 का जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा और sin 270 का मान क्या होगा -1 होगा, यानी कि cos 270 का मान कितना होगा 0 और sin 270 का वैल्यू कितना हो गया -1। अगर मान लीजिए अगर ये घूमते हुए अगर एक रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट कर ले, ये भी तो हो सकता है कि एक रिवॉल्यूशन क्या कर ले कंप्लीट कर ले, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से घूमा और घूम फिर क्या हो गया यहाँ पे चला गया, यानी कि कितना एंगल बन गया 360 डिग्री, और 360 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा π/180, यानी कि कितना होगा 2π। तो फिर घूमते हुए आपके पास किस पे चला है, ए पे चला है, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे पुश कर दिए रुक गया वीडियो कैंसिल करते हैं कि क्या करें, एक काम करो ना, सुनो बता रहे हैं, इतना हो जाए तो कैंसिल करो। सुनिए अब ये जो चीजें जो हो गई आपके पास क्या हो गया 2π, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि साइन सॉरी कॉस, इसका बात करें यहाँ पे देखिए एक्स एंगल बना था तो यानी कि cos x sin x था, इसी प्रकार से अगर 2π बनता है तो यानी कि क्या होगा cos 2π और ये क्या होगा sin 2π, sin 2π cos 2π के जो कोऑर्डिनेट है क्या हो गया 1 हो गया और 0 हो गया, 1 हो गया और क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो cos जो 2π होगा वो किसके बराबर होगा 1 के, यानी कि cos 2π की वैल्यू क्या होगी 1 और sin 2π की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गया 0, और यही आपके पास क्या हो गया इसका वैल्यू हो गया। अब देखिए आपके पास अगर मान लीजिए अगर ये चलते हैं यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट जो हो गया आपके पास ये निर्धारित करते हैं आपके पास, या फिर ये प्रेजेंट करते हैं कि एंगल किस कोऑर्डिनेट में कहां तक जाएगा। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 90 डिग्री तक मैक्सिमम जाएगा, 90 डिग्री से जो कम रहेगा यानी कि 90 डिग्री से जो बिलो रहेगा वो इसमें आएगा, अगर एक्सेस है तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में चले, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी 180 तक जाएगा, 180 तक आने के बाद अगर 180 से अगर कम है तो आपके सेकंड में है, और 180 से अगर आपके पास क्या है अगर अधिक है तो किस में है थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी 270 तक जाता है, 270 से अगर कम है तो आपके पास थर्ड ही कोऑर्डिनेट में रहेगा, अगर ज्यादा अगर है तो आपके पास किस में आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट सॉरी फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, और 360 से जो माइनस जो रहेगा वो इसमें आएगा फोर्थ ही कोऑर्डिनेट में रहेगा। अब देखिए कहीं ना कहीं हम इन सभी चीजों को अगर हम बात कर लिए तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे तो क्लियर हो ही गई आपके पास। अब क्लियर ये हो गई है आपके पास कि देखिए जो साइन जो हो गया ना, साइन की जो वैल्यू है, अगर साइन की अगर बात करें तो साइन का जो वैल्यू जो होगा, साइन का जो वैल्यू होगा साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, यानी कि साइन का जो पॉजिटिव वाले जो नेचुरल नंबर वाले जो n हो गए वो क्या है वो 0 है। अगर मान लीजिए अगर माइनस में अगर चल के देखते हैं साइन पाई साइन 0 पे 0 वैल्यू, साइन माइनस पाई यानी कि आपके पास निगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो साइन माइनस पाई पे क्या है 0 है, साइन -2 पाई पे भी क्या है 0 है, साइन -3 पाई पे भी क्या है 0 है, साइन -4 पाई पे भी क्या है 0 है। तो एक चीजें तो आपके पास क्लियर हो गए कि साइन n पाई इज इक्वल टू क्या होगा 0 और n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर होगा। आपके पास अगर n की जो वैल्यू है वो क्या है अगर इंटीजर में अगर आपके पास अगर बिलोंग करती है और वो पाई के साथ अगर है तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर लिखना अगर चाहें तो कहने का मतलब होगा यानी कि अगर 100 पाई भी अगर आप लिखते हैं तो वो क्या होगा 0 होगा, साइन 100 पाई की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि 100 जो है बिलोंग किस में कर रहा है आपके पास इंटीजर में कर रहा है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं अगर आपके पास कॉस के, तो कॉस का जो वैल्यू हो गया अगर आपके पास अगर इस पे अगर बात करते हैं वाई एक्स पे यानी कि वाई एक्सिस पे, तो कॉस 2n + 1 π/2 बराबर क्या है 0 और n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर।
देखिए इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिए। यानी कि देखिए पहली बात है कि अगर आपके पास अगर π/2 cos π/2 वैल्यू क्या है 0, cos 3π/2 वैल्यू क्या है 0, cos 5π/2 वैल्यू क्या है 0, cos 7π/2 वैल्यू क्या है 0, cos 9π/2 वैल्यू क्या है 0, cos 11π/2 वैल्यू क्या है 0। तो देखिए एक आपके पास जो टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 आ गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यानी कि ये जो भी नंबर आ रहे हैं वो आपके पास क्या आ रहा है, वो एक ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर आपके पास अगर आ रहा है तो अगर हमको ऑड नंबर को अगर लिखना अगर होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए अगर लिखना होगा तो हम क्या इसको 2n+1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और n जो हो गया n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। यानी कि इंटीजर के छोड़िए अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर नेचुरल नंबर में अगर है तो अगर n इज इक्वल टू क्या है तो 1 रखिए, या फिर एक काम करिए n की जगह पे आप होल ही नंबर रख लीजिए। n बराबर 0 है तो वैल्यू क्या है 1 है, n बराबर 1 है तो वैल्यू क्या है 3, n बराबर अगर मान लीजिए 2 है तो वैल्यू क्या है 5, n बराबर अगर 4 है तो वैल्यू क्या है 9 है, अगर n बराबर 3 है तो वैल्यू क्या है 7 है। इस प्रकार से आपके पास अगर होल नंबर में है तो एक काम हो जा रहा है। अगर मान लीजिए निगेटिव के बारे में बात करते हैं, यानी कि साइन cos -π/2 वैल्यू क्या है 0, -3π/2 वैल्यू क्या है 0, -5π/2 वैल्यू क्या है 0, -7π/2 क्या है वैल्यू 0। अब देखिए अब आपके पास अगर बात अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपके पास ये चीजें तो क्लियर हो गई 2n+1, और आपके पास n कहाँ बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, और इंटीजर में जब आपके पास क्या बिलोंग कर रहा है यानी कि अगर हम इसको क्या करें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा 2n+1 π/2 इक्वल टू क्या है 0। देखिए n बराबर अगर आप अगर मान लीजिए अगर आप 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है π/2, और n बराबर अगर मान लीजिए -1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा -π/2, अगर मान लीजिए -2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा -3π/2। यानी कि अगर आपके पास अगर ये जो चीजें जो है क्या ये इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाइड कर दे रही हैं, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चाएं कर लिए। देखिए आपको अगर समझ में अगर आया हो प्रयास करिएगा और थोड़ा सा साथ दीजिए, उसके बाद से आपको हमें जहां तक आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये सर्किल तो जरूर जाहिर सी बात है कि हम ये सर्किल बनाएंगे और फिर से इसके बारे में थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।